सबको संयुक्त रूप से एक सार्थक पुरुषार्थ करने की जरूरत है, ताकि वो वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन जिसके लिए राजीव दीक्षित कृत संकल्प और दृढ़ संकल्प थे, उनकी संकल्प की दृढ़ता को, उनकी उस कृत संकल्पता को वापस समाज के इस वायुमंडल में हम पुनर्जीवित कर सकें और उसे खड़ा कर सकें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत को भारतीयता का एक तर्क दिया और उसी तर्क को यथार्थ रूप में परिणत करने का काम राजीव दीक्षित जी ने करने की कोशिश की। अपने समय में उन्होंने बहुत कुछ किया। उम्मीद थी यदि वो जीवित रहते तो शायद इस भारत में एक उत्तम व्यवस्था परिवर्तन को खड़ा कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य कि राजीव दीक्षित केवल 43 साल की छोटी सी आयु में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता हो और जब जब अधर्म बहुत बढ़े, तब तब मैं युगों युगों में जन्म लेकर श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतया। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने अपने कार्य क्षेत्र, अपने अपने कर्मस्थल को चुनकर, अपने अपने विषय को चुनकर उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। महापुरुषों ने न केवल अपने उस समाज के लिए अपितु आगामी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए समाज को उत्तम बनाने की कोशिश की है। इसी क्रम में बहुत अर्वाचीन समय में हमारे बीच में एक विद्वान पैदा हुए, पंडित राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जी ने इस देश में स्वदेशी का एक आंदोलन खड़ा किया। 43 साल की छोटी सी आयु में राजीव दीक्षित दुनिया को छोड़कर विदा हो गए, लेकिन 43 साल के छोटी सी आयु में राजीव दीक्षित ने 1991 के डंकल प्रस्तावों का विरोध करने से शुरू करके और जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने अपने स्वदेशी अभियान को कभी बंद नहीं होने दिया। राजीव दीक्षित का मानना यह था, राजीव दीक्षित का कहना यह था कि मैं भारत को भारतीयता के साथ खड़ा करना चाहता हूं, और यह वास्तविकता है कि भारत भारतीयता के साथ ही खड़ा हो सकता है। दुनिया का कोई भी देश अगर वो अपनी मौलिकता खो देगा तो वो यदि खड़ा भी रहेगा, कोई भी वस्तु यदि अपनी मौलिकता के साथ खड़ी ना हो, किसी दूसरे की नकल पर खड़ी होना चाहे, तो कभी भी वो सर्वांग रूप से उतनी सबल और सक्षम होकर खड़ी नहीं हो सकती है। भारत को भी अपनी भारतीयता के साथ खड़ा होना होगा। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि पूरे ही देश में पाश्चात्यता का बोलबाला है। बहुत सारी चीजें हमारे संस्कृति में ऐसी घुल मिल गई हैं, ऐसी गड्ढमड्ढ हो गई हैं, क्योंकि इस देश में हजारों साल तक गुलामी रही है, छिटपुट क्षेत्रों में गुलामी रही है। पूरा देश तो कभी गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ईसाइयों और मुसलमानों का गुलाम रहा, जिसके कारण मुसलमानी और ईसाई संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में मिलजुल गई हैं। इन संस्कृतियों के आपस में मिल जाने से भारतीयता की जो मौलिकता है, वो मौलिकता कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। आवश्यकता है भारत की उस मौलिकता को संसार में उजागर करने की। संसार में कहीं भी कुछ अच्छा है, उस अच्छे को ले लेने में कोई बुराई नहीं। वो ईसाइयों में हो, मुसलमानों में हो, या इससे भी नीचे कहीं हो, तो उसे भी ले लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि कोई चीज अच्छी है तो उसका ग्रहण करना ये तो सज्जनता की पहचान होती है। लेकिन अपनी मौलिकता और अच्छी चीजों को खोकर ऐसी नकली और कम दर्जे की चीजों को अपने समाज में स्थापित करना जिससे समाज और दुनिया की हानि हो, ये एक बुरी बात है। राजीव दीक्षित जी ने पूरे देश भर में स्वदेशी का एक आंदोलन चलाया। उन्होंने दवाइयों के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में, शिक्षा के संबंध में स्वदेशी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये चीजें जब तक अपने देश में स्वदेशी नहीं होंगी तब तक बंधुओं हम क्या भारत को भारतीयता के साथ खड़ा कर पाएंगे, और जब तक भारत भारतीयता के साथ खड़ा ही नहीं होगा तो उसका स्वाभिमान, उसका गौरव आखिर क्या होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले जो बातें स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी, उन्हीं बातों को लेकर बहुत सारे महापुरुषों ने छिटपुट अनेक स्थानों पर उन चीजों को कहा है। लेकिन जब भी उन्होंने उन चीजों को इस समाज में कहने की कोशिश की तो उनका जो कहना था वो ईसाइयों और मुसलमानों की नकल के आधार पर था। स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हर सिद्धांत को भारतीयता और वेद के साथ सिद्ध किया। उनके तर्क अद्भुत थे। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें एक बड़े बाबा हुए हैं रजनीश ओशो के नाम से। वो स्वामी दयानंद सरस्वती को विभिन्न प्रकार से गाली गलौज करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन सूरज की ओर थूकने से थूक सूरज पर नहीं जाता है, वो उसी के मुख पर पड़ता है। सब जानते हैं ओशो कितनी बुरी तरह मरा और उसने समाज को कितनी गंदगी और कितनी विद्रूपता दी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत को भारतीयता का एक तर्क दिया और उसी तर्क को यथार्थ रूप में परिणत करने का काम राजीव दीक्षित जी ने करने की कोशिश की। अपने समय में उन्होंने बहुत कुछ किया। उम्मीद थी यदि वो जीवित रहते तो शायद इस भारत में एक उत्तम व्यवस्था परिवर्तन को खड़ा कर पाते, लेकिन दुर्भाग्य कि राजीव दीक्षित केवल 43 साल की छोटी सी आयु में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बंधुओं, राजीव दीक्षित तो चले गए, लेकिन वास्तव में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके किए गए कार्य को मरने न दें, उसे जिंदा करें और खड़ा करें। कुछ लोग इसे अपने अपने स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं। एकल इकाइयां, एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर उस काम को, स्वदेशी के उस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। मैं उन सबके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि सबको संयुक्त रूप से एक सार्थक पुरुषार्थ करने की जरूरत है, ताकि वो वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन जिसके लिए राजीव दीक्षित कृत संकल्प और दृढ़ संकल्प थे, उनकी संकल्प की दृढ़ता को, उनकी उस कृत संकल्पता को वापस समाज के इस वायुमंडल में हम पुनर्जीवित कर सकें और उसे खड़ा कर सकें। आओ मिलकर प्रयास करें कि हम उन महापुरुषों के स्वप्न को साकार कर सकें जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। आज जबकि राजीव दीक्षित से जुड़ा हुआ अविस्मरणीय दिन है, तब मैं श्री राजीव दीक्षित जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलियां प्रस्तुत करता हूं। और मेरी श्रद्धांजलि यह है कि मैं राजीव दीक्षित जी को लक्ष्य मानकर ये जरूर कहूँगा कि हम समाज में, अगर उनके द्वारा, वो तो महान व्यक्तित्व थे, अगर उन्होंने 1000 चीज़ें स्थापित करने की सोची थी, तो मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति यदि एक वस्तु, एक संकल्प, एक विचार उनका स्थापित कर पाए, तो यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।